हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशन प्लेस पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPSC 141 बुक, जिसका नाम है गांधी और समसामयिक विश्व। तो ये आपकी बुक है। इसका आपका एग्ज़ाम जो है 20 दिसंबर को है। तो हम इस वीडियो में इस बुक को जो है आज शुरू करेंगे। हम जो है इकाई 1 से शुरू करते हैं। चलिए हम इकाई 1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले खंड 1 का नाम है गांधी, एक परिचय। इसमें कुल 3 इकाइयाँ हैं, तो ये तीनों इकाइयाँ हम पढ़ेंगे। और इसी तरह हम एक एक करके यहाँ पर जो है 4 खंड दिए गए हैं, 4 खंड पढ़ेंगे और 14 इकाइयाँ दी गई हैं। तो हम एक एक करके सभी इकाइयाँ पढ़ेंगे और उनमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे, ताकि हम जल्दी से इसको जो है पूरा कर सकें बुक को 20 दिसंबर से पहले पहले। चलिए अब शुरू करते हैं इकाई 1 से। इकाई 1 हम निकाल लेते हैं। ये रही इकाई 1, गांधी जीवन और काल। इकाई 1 का नाम है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद गांधी जी का बचपन, उसके बाद गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो वहाँ उन्होंने कुछ वर्ष बिताए तो वो पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के लिए गए वो पढ़ेंगे। और जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए और भारत में की स्वतंत्रता में उन्होंने जो सहयोग दिया वो हम पढ़ेंगे। चलिए प्रस्तावना से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारतीय प्यार से बापू बुलाते थे। भारतीय आज़ादी के लिए संघर्ष की कहानी में हमेशा उनकी बहुत चर्चा की गई है। तो भारतीय जो है महात्मा गांधी को प्यार से बापू बुलाते हैं। उनके द्वारा प्रचारित मूल्य अभी भी भारतीय शासन के मूल में है और सही और गलत की कसौटी माने जाते हैं। वर्षों से महात्मा गांधी के बहुमुखी व्यक्तित्व ने कई विद्वानों को आकर्षित किया है और इस प्रकार हमारे पास गांधी पर एक विशाल साहित्य है। गांधी को व्यापक रूप से संलग्न करने के प्रयास उनके जीवन के ऐतिहासिक आख्यानों के नेतृत्व या उनके विचार के सैद्धांतिक मूल्यांकन के अध्ययन में आते हैं। निम्नलिखित इकाई उनके जीवन और समय का एक संक्षिप्त परिचय है। यह इकाई उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण काल, सबसे पहले बचपन, उसके बाद युवा काल में गांधी की इंग्लैंड में शिक्षा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी का समय और गांधी के भारत में एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरने पर चर्चा करके गांधी के विकास को रेखांकित करती है। तो इकाई में बचपन से लेकर और भारत में एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरने तक का जो उनका सफ़र था वो इस इकाई में बताया गया है। चलिए उनके बचपन से शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ के तट पर हुआ था। स्थान जो है पोरबंदर गुजरात का काठियावाड़ तट। उनके माता पिता करमचंद गांधी और पुतलीबाई थे। तो गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। हालांकि गांधी जाति के व्यापारी थे, बनिया जाति से गांधी जो है बिलोंग करते थे, पर वे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर पहुंच गए थे। मोहनदास के पिता पोरबंदर के मुख्य प्रशासक और पोरबंदर के न्यायालय के सदस्य थे। तो गांधी जी के जो पिता थे वो पोरबंदर के मुख्य प्रशासक थे और न्यायालय के सदस्य थे और उनके दादा समीपवर्ती छोटे राज्य जूनागढ़ के थे। गांधी विभिन्न धार्मिक वातावरण में पले बढ़े हैं। उनके माता पिता मुख्य रूप से वैष्णव हिंदू थे। उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय की थी जो हिंदू और मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं का मेल थी। उन्हें वैष्णव की पवित्र पुस्तकों और कुरान को सम्मान दिया और धार्मिक सद्भाव का प्रचार किया। उनके जीवन भर किए गए धार्मिक व्रत ने उनके बेटे पर एक अमिट छाप छोड़ दी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था। अब आगे पढ़ते हैं। उनके पिता के दोस्तों में कई जैन शामिल थे जिन्होंने अहिंसा और आत्म अनुशासन के सख्त सिद्धांत की शिक्षा दी। गांधी को ईसाई मिशनरियों से भी अवगत कराया गया था, लेकिन उनके बचपन में ईसाई धर्म की महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं थी। बहुत से हिंदुओं की तरह उन्होंने भी कई तरह की धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार किया, लेकिन न तो उन्हें अपने या किसी दूसरे धार्मिक परंपरा को कोई गहरा ज्ञान नहीं था। गांधी एक शर्मीले और औसत दर्जे के छात्र थे।
और अपनी स्कूली शिक्षा दौरान उनका प्रदर्शन औसत ही रहा। उनकी शादी जो है कस्तूरबा बाई से हुई थी और जब वे दोनों 13 साल के थे तो गांधी जी की 13 साल की उम्र में जो है शादी कर दी गई कस्तूरबा बाई से। गांधी जी के जीवन की घटना जिनके परिणामस्वरूप दो अपरिपक्व मन पति और पत्नी की वैश्विक भूमिकाओं में बसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बाल विवाह विरोधी बना दिया। मोहनदास के बचपन के शुरुआती साल पोरबंदर में बीते। वह अपनी उम्र के अन्य शरारती बच्चों जैसे ही थे जो शिक्षकों के पीठ पीछे उनका नाम रखा करते थे। उन्होंने स्कूल का आनंद लिया लेकिन उनके लिए पहाड़ा याद करना आसान नहीं था। मोहनदास या मोनिया जैसा उनकी माँ बुलाया करती थी जब उनकी उम्र 7 साल थी। इनके पिता राजकोट कोर्ट के सदस्य बन गए इसलिए उनके माता पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए। इधर मोहनदास को प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया। तो अगर आपको गांधी जी के बचपन के बारे में वो पूछता है, अगर ये प्रश्न आता है गांधी जी के बचपन के बारे में लिखिए, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इतना ही आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जब गांधी जी जो है इंग्लैंड गए अपनी पढ़ाई के लिए, 4 सितंबर 1888 को मोहनदास बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। मोहनदास बोर्ड पर अपनी पहली सुबह कभी नहीं भूले। अपने काले सूट शर्ट और टाई में वह काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। तो वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो इसलिए वो काले सूट शर्ट और टाई में थे। उन्हें पूरा यकीन था कि भारतीय पोशाक अधिक उपयुक्त थी, लेकिन उन्हें लगा कि वह इसमें बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। साउथहैम्पटन में उतरने पर उन्हें देखा कि सभी लोग गहरे रंग के कपड़े, गोल टोपी और ओवरकोट पहने हुए थे, जैसा कि उस समय अंग्रेजों की पोशाक होती थी। ज़्यादातर अंग्रेज गहरे रंग कपड़े, गोल टोपी जो आपने देखी होगी अक्सर फिल्मों में, और एक लंबा सा कोट पहनते थे। मोहनदास यह देखकर काफ़ी शर्मिंदा थे कि केवल वही सफ़ेद फलालेन पहने थे। लंदन में सबसे पहले वह विक्टोरिया होटल में रुके। गांधी परिवार के मित्र डॉक्टर पीजे मेहता वहाँ उनसे मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। तो गांधी परिवार के मित्र डॉक्टर, उनके फैमिली डॉक्टर पीजे मेहता वहाँ उनसे मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। गांधी को अपने आसपास सब कुछ अजीब लग रहा था। जब तक उन्होंने एक शाकाहारी रेस्तरां की खोज नहीं की तब तक वह लगभग भूखे ही रहे और उन्हें घर की याद आती रही। तो गांधी जी पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। उन्हें पश्चिमी शिष्टाचार और रीति रिवाजों को सीखने में बहुत दिक्कत हुई। उन्हें अच्छी तरह से सिलवाया कपड़ा और एक टोपी खरीदी। उन्हें दर्पण के सामने बहुत समय बिताया, अपने बाल सीधे किए और अपनी टाई को ठीक किया। उन्हें नृत्य सीखना शुरू किया लेकिन जल्द इसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लय की कोई समझ नहीं थी। उन्हें वायलिन बजाने में अपना हाथ आजमाया लेकिन असफल रहे। उन्हें फ्रेंच और अभिजात्य वर्ग में सबक लिया लेकिन वहाँ भी सोते रहते। अंग्रेज बनने का उनका प्रयास लगभग 3 महीने तक चला। तो गांधी जी जब इंग्लैंड पहुँचे तो वह असहज महसूस कर रहे थे और तो वह जो है अंग्रेज़ों की तरह रहना चाहते थे लेकिन वो उसमें असफल रहे। तो फिर उन्होंने यह सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनका भोजन सामान्य था, उन्हें परिवहन पर खर्च से परहेज किया और लंदन में हर जगह पैदल चलते। अपने द्वारा खर्च किए गए पैसे का हिसाब रखना शुरू कर दिया। मोहनदास लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हो गए और जल्द ही उसकी कार्यकारी परिषद में शामिल हो गए। उन्हें वेजिटेरियन पत्रिका के लिए लेख भी लिखा। इंग्लैंड के बोर्डिंग हाउस और शाकाहारी रेस्तरां में गांधी न केवल भोजन के शौकीनों से मिले बल्कि कुछ धनवान पुरुषों और महिलाओं से भी, जिनके द्वारा उनका बाइबल से परिचय हुआ और इससे महत्वपूर्ण भगवद गीता जिसे उन्होंने पहली बार सर एडविन अर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा था और बुद्ध के जीवन पर उन्हें लाइट ऑफ एशिया में पढ़ा और कार्लिल के हीरोज एंड हीरो वर्सेस में इस्लाम के पैगंबर पर एक अध्याय भी पढ़ा। सभी धर्मों के लिए समान का दृष्टिकोण, उनमें से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ को समझने की इच्छा, इस प्रकार उनके जीवन के स्वाति समय में रच बस गई थी। तो इन पुस्तकों से उन्होंने जो है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की जो है शिक्षा ली। भगवद गीता, जिसे आमतौर पर गीता के रूप में जाना जाता है, महाभारत के महान महाकाव्य का हिस्सा है और दार्शनिक कविता के रूप में हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति है। अंग्रेजी शाकाहारियों की एक प्रेरक भीड़ थी। उनमें एडवर्ड कारपेंटर, द ब्रिटिश थोरो जैसे समाजवादी और मानवतावादी शामिल थे।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे, फैबियन और एनी बेसेंट जैसे थियोसॉफिस्ट शामिल थे। उनमें से अधिकांश आदर्शवादी थे। कुछ विद्रोही थे जिन्होंने विक्टोरियन स्थापना के प्रचलित मूल्यों को खारिज कर दिया, पूंजीवादी और औद्योगिक सामाजिक बुराइयों की आलोचना की, सरल जीवन के पंथ का प्रचार किया और भौतिक मूल्यों और सहयोग पर श्रेष्ठ पर जोर दिया। तो अगर आपसे जो है वो प्रश्न करता है कि गांधी जी के द्वारा इंग्लैंड में बिताए गए समय पर जो है टिप्पणी कीजिए, या इंग्लैंड में गांधी जी ने अपना समय किस तरह बिताया, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ उनके शुरुआती समय में ही रच बस गई थी, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, जहाँ सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ को समझने की इच्छा इस प्रकार थी। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार उनके वकील को निर्देश देने के लिए उनके पास दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से दक्षिण अफ्रीका जाने का एक प्रस्ताव आया। किस कंपनी की ओर से? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। गांधी के अनुसार यह एक ईश्वर प्रदत्त अवसर था। गांधी ने इस अवसर का फायदा उठाया और अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए और वहाँ 1 साल तक रुकने का इरादा किया, लेकिन 21 साल तक रहे। गांधी ने इरादा किया था 1 साल रुकने का, लेकिन 21 ईयर उन्होंने वहाँ बिताए। यह दक्षिण अफ्रीका था जहाँ एक शर्मीला, डरपोक, अनुभवहीन वकील उन ताकतों से भिड़ गया था जिसने उसे अपने छिपे हुए नैतिक संसाधनों में बदल दिया और दुर्भाग्य को रचनात्मक आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। फ्रॉक कोट पहने और पगड़ी बांधे जब गांधी डरबन में उतरे तो वहाँ उनके मुवक्किल अब्दुल्ला सेठ ने उनकी अगवानी की। अपने वहाँ आगमन पर उन्हें नस्लीय भेदभाव और दमनकारी माहौल का एहसास हुआ। बड़ी संख्या में भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में बसाया गया था, कुछ व्यापारियों के रूप में, कुछ अन्य व्यवसायों में। उनमें से अधिकांश बहुसंख्यक गिरमिटिया मजदूर या उनके वंशज थे। तो अंग्रेजों के समय जो है भारतीयों को जबरन गुलाम बनाकर दक्षिण अफ्रीका काम के लिए भेजा जाता था, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका भी जो है अंग्रेजों का गुलाम था। तो यहाँ से भारतीयों को गुलाम बनाकर दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करने के लिए भेजा जाता था। वे सभी श्वेत वासियों द्वारा पराये के रूप में देखे जाते थे और कुली या समिश कहलाते थे। तो उन भारतीयों को हम जो है कुली या समिश कहते थे, जो मजदूर के रूप में वहाँ काम करते थे। इस प्रकार एक हिंदू डॉक्टर एक कुली डॉक्टर था और गांधी खुद एक कुली बैरिस्टर थे। डरबन में लगभग 1 सप्ताह रुकने के बाद वे ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। वहाँ एक मुकदमे के सिलसिले में उनकी मौजूदगी जरूरी थी। उनके ग्राहक द्वारा उनके लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा गया था। जब ट्रेन लगभग रात के 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरिटबर्ग पहुंची, एक श्वेत यात्री जो ट्रेन में चढ़ा उसने डिब्बे में एक काले व्यक्ति की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। तो एक रेलवे अधिकारी ने गांधी को तीसरी कक्षा में चले जाने का आदेश दिया। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो एक कांस्टेबल ने उन्हें बाहर धकेल दिया और उनका सामान रेलवे अधिकारियों ने छीन लिया। कड़ाके की सर्दी और कड़कड़ाती ठंड थी। गांधी पूरी रात इंतजार कक्ष में बैठे कांपते रहे और यह सोचते रहे कि क्या उन्हें अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए या भारत वापस चले जाना चाहिए। निर्णय लिया कि अपने दायित्वों को पूरा किए बिना भाग जाना कायरता थी। तो गांधी जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने रेलवे से उनको बाहर निकाल दिया गया, एक इंसिडेंट हुआ। अगली शाम उन्होंने ट्रेन की यात्रा जारी रखी, इस बार बिना किसी घटना के, लेकिन चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग तक की यात्रा पर एक बड़ी दुर्घटना उनका इंतजार कर रही थी, जिसे स्टेज कोच द्वारा पूरा किया जाना था। उन्हें 12 बक्से पर कोचमैन के साथ बैठने को कहा गया, जबकि श्वेत कंडक्टर श्वेत यात्रियों के साथ अंदर बैठा था। गांधी ने इस अपमान को बर्दाश्त किया। रास्ते में जब कंडक्टर को सिगरेट पीना था तो उसने एक गंदी बोरी नीचे बिछा दी और गांधी को वहां बैठने को कहा ताकि कंडक्टर बक्से पर बैठकर सिगरेट पी सके। गांधी ने मना कर दिया। कंडक्टर गांधी पर झपट पड़ा और नीचे गिराने की कोशिश की। गांधी कोच बॉक्स की पीतल की रेल से चिपके रहे और कोई प्रतिकार नहीं किया। कुछ गोरे यात्रियों ने इस कायरतापूर्ण हमले का विरोध किया और कंडक्टर ने गांधी को मारना बंद कर दिया। अब हम पढ़ते हैं भारत में संघर्ष। अप्रैल 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका भाग्य की तलाश में एक युवा और अनुभवहीन बैरिस्टर के रूप में रवाना हुए थे। उनकी जनवरी
1915 में वह आखिरकार बिना किसी संपत्ति और केवल एक महत्वाकांक्षा और उद्देश्य के साथ भारत लौट आए कि अपने लोगों की सेवा करनी है। तो गांधी जी जनवरी 1915 में जो है इंडिया आ गए। वह भारत, उसके लोगों या उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोखले से वादा किया कि वह भारत में 1 साल के देश के अधीन में बिताएंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोखले। अपने कान खुले रहेंगे लेकिन उनका मुंह बंद रहेगा। 1 साल भारत में घूमने के बाद गांधी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ उन्होंने मई 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया। तो अहमदाबाद में साबरमती नदी पर उन्होंने आश्रम बसाया जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। भारत में गांधी का पहला सार्वजनिक संबोधन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर था। तो गांधी जी ने पहली बार संबोधन कब किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर 1916 में, जिसमें कई विशिष्ट व्यक्तियों, राजकुमारों और स्वयं वायसराय ने भाग लिया था। अंग्रेजी में बोलते हुए उन्होंने अपने देशवासियों को उनके लिए विदेशी भाषा में संबोधित करने के लिए मजबूर होने पर गहरा अपमान शर्म व्यक्त करते हुए उन सभी को चौंका दिया। भारत में उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ, जहां वे 1917 में गरीब किसानों के अनुरोध पर उस जिले के बहुत शोषित किसानों की शिकायतों के बारे में पूछताछ करने गए थे। तो चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, किसानों की मदद करके। यहाँ किसानों को ब्रिटिश इंडिगो प्लाट्स ने अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करने और पूरी फसल को किराए पर देने के लिए मजबूर कर दिया था। इलाके के नील के किसानों को गांधी में चैंपियन दिखा और गांधी ने उन्हें रिहा करने के लिए मजिस्ट्रेट को शर्मिंदा किया। इस घटना ने गांधी को शांतिपूर्ण सत्याग्रह और जनता की शक्ति की सीख दी। जिस समिति के सदस्य गांधी थे, उसकी रिपोर्ट किराए वाले किसानों के पक्ष में गई। भारत में सत्याग्रह में उनके पहले प्रयोग की सफलता ने अपने देश में गांधी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस तरह गांधी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल श्रमिकों का साथ दिया। उन्होंने भोजन को तब तक छूने से इनकार कर दिया जब तक मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं हो गया। 3 दिनों के बाद दोनों पक्षों ने खुशी से मध्यस्थता पर सहमति व्यक्त की। तो इस तरह गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो चंपारण से शुरू हुआ था, पूरा हुआ। जल्द ही गुजरात के खेड़ा जिले में कृषि संकट शुरू हो गया। भुखमरी के कगार पर आए किसानों को सरकार द्वारा सामान्य कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गांधी ने सत्याग्रह की सलाह दी और सभी किसानों को, साथ ही साथ गरीबों को भी किसी भी कर का भुगतान न करने का संकल्प लेने के लिए कहा जब तक उन्हें राहत न दी जाए। नो टैक्स अभियान लगभग 4 महीने तक चला, जिसके अंत में सरकार ने गरीब किसानों के लिए कर को निलंबित कर दिया। तो दूसरा सत्याग्रह उनके गुजरात के खेड़ा जिले में चला। यहाँ भी किसानों की मदद की उन्होंने। वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन। गांधी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन भारत को स्वतंत्रता देने के लिए अपने वादे को पूरा करने में अंग्रेज असफल रहे और इसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन चलाया गया। गांधी ने महसूस किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए और दोनों समुदायों से एकजुटता और एकता दिखाने का आग्रह किया। हालांकि उनके उद्देश्यों पर कई हिंदू नेताओं ने सवाल उठाए थे। कई नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी मुसलमानों समर्थन जुटाने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही खिलाफत आंदोलन अचानक समाप्त हुआ, उनके सभी प्रयास बर्बाद हो गए। तो जो उनका पहला आंदोलन खिलाफत आंदोलन था, जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ करने, एकजुट करने के लिए चलाया गया था, लेकिन वो असफल रहा। असहयोग आंदोलन ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। गांधी ने अपने साथी देशवासियों से अंग्रेजों का साथ देना बंद करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज भारत पर शासन करने में सफल हुए हैं। उन्हें अंग्रेजों को रोल्ट एक्ट पारित न करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अधिनियम पारित कर दिया। जैसे इसकी घोषणा की गई, गांधी ने सभी से अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा, बहिष्कार या धरना आदि शुरू करने को कहा। अंग्रेजों ने बलपूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से एकता, अहिंसा और मानव जीवन के प्रति सम्मान दिखाने का आग्रह किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल 1919 को एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में अपनी सेना को महिलाओं और बच्चों सहित एक शांतिपूर्ण सभा में गोली चलाने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों निर्दोष हिंदू और सिख नागरिक मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। निर्दोषों के इस कायरतापूर्ण नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा के साथ ही
सामूहिक गिरफ्तारी, डंडा से पीटने जैसे अमानवीय आदेश दिए गए। उन दिनों की घटनाओं को सर वैलेंटाइन चिरोल ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास में काला दिन कहा है, जो भारतीय संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटेन की नैतिक प्रतिष्ठा को एक घातक झटका लगा। इसके बाद गांधी भारतीय राजनीतिक युद्ध के मैदान से दूर नहीं रह सके। असहयोग की अवधारणा बहुत लोकप्रिय हो गई और पूरे भारत में तेजी से फैलने लगी। गांधी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और स्वराज पर ध्यान केंद्रित किया। लोगों से ब्रिटिश वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आग्रह किया। लोगों को सरकारी रोजगार से फीस देने, ब्रिटिश संस्थानों में पढ़ाई छोड़ने और अदालतों में कानून का अभ्यास बंद करने को भी कहा। असहयोग का यही मतलब था कि हम किसी भी रूप में जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। हालांकि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा शहर में हुई हिंसक झड़प ने गांधी को अचानक आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन केवल 2 साल की सजा दी गई। तो अगर भारत के संघर्ष में गांधी का क्या योगदान है, तो आप ये लिख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह से शुरू होकर और यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और जो गुजरात के खेड़ा जिले में उन्होंने चलाया, उसके बाद सहमत कमीशन, नमक सत्याग्रह का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। 1920 के दशक के दौरान महात्मा गांधी स्वराज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच मतभेदों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1927 में ब्रिटिश ने सर जॉन साइमन को एक नए संवैधानिक सुधार आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इससे असहमत होकर गांधी ने दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से भारत और प्रभुत्व का दर्जा देने का आह्वान किया गया था। यदि अंग्रेजों ने इस मांग का पालन नहीं किया तो उन्हें देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर अहिंसा के एक नए विरोध का सामना करना पड़ेगा। इन मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार कर दिया। भारतीय ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। अंग्रेजों ने इन मांगों को नहीं माना और जल्द ही उन्होंने नमक पर कर लगा दिया और इस तरह नमक पर कर लगाने का विरोध करते हुए मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। गांधी ने मार्च में अपने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की और अहमदाबाद से दांडी की पैदल यात्रा की शुरुआत की। ये विरोध सफल रहा और मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो इन सभी का आप विवरण कर सकते हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि भारत के संघर्ष में गांधी का क्या योगदान है, तो आप साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह, जो चंपारण का सत्याग्रह था, इन सब का जो है आप जो है इसमें विवरण कर सकते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। और इस तरह हम सारांश पर आप पहुँचे हैं। तो आपकी इकाई 1 इस तरह पूरी हो चुकी है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इकाई 2 के साथ।